नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा में बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। जी हां, रायपुर एक बार फिर आईपीएल क्रिकेट के रंग में रंगने जा रहा है। 10 मई को होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे चर्चित टीमें मुंबई इंडियंस और आरसीबी बेंगलुरु मैच से पहले आमने सामने हुई है। मैच से पहले मुंबई इंडियंस की टीम रायपुर पहुंच चुकी है, लेकिन टीम के साथ शानदार प्लेयर, स्टार प्लेयर हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव नजर नहीं आए। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक क्रिकेट फैंस की जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली और अब सबकी नजरें 10 मई के मुकाबले पर टिक गई हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मुंबई इंडियंस की टीम का जोरदार स्वागत हुआ और खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ी गमछा पहनाकर और तिलक लगाकर पारंपरिक अंदाज में रिसीव किया। एयरपोर्ट से निकलते ही सभी खिलाड़ी सीधे होटल के लिए रवाना हो गए। टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव साथ नजर नहीं आए, जिससे फैंस के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। बीसीसीआई की ओर से मुंबई इंडियंस को रायपुर मैच के लिए प्रैक्टिस शेड्यूल जारी किया गया है। 7 मई की शाम 6 बजे से टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन स्टेडियम में होगा, जबकि 8 मई को भी अभ्यास जारी रहेगा। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में चोटिल हुए रोहित शर्मा को एयरपोर्ट पर टीम बस में जाते देखा। रोहित पूरी तरह फिट है या नहीं, ये सवाल अब बेमानी है। रायपुर में होने वाले इस बड़े मुकाबले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ और संबंधित विभागों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। स्टेडियम के हर एंट्री पॉइंट और सुरक्षा इंतजामों की विशेष मॉनिटरिंग हो रही है। मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच इस मुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक दूसरे के खिलाफ खेलते देखने का क्रिकेट प्रेमियों में अलग ही रोमांच है। यही वजह है कि मैच की टिकटें ऑनलाइन तेजी से बिक गई। दूसरे चरण की टिकट बिक्री भी महज 2 घंटे में बंद करनी पड़ी। फिलहाल केवल कुछ वीआईपी गैलरी की टिकटें बची। इधर हार्दिक पांड्या को सूत्रों के अनुसार मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखे जाने की चर्चा भी सोशल मीडिया पर तेज है। वहीं टेंट बोल्ट और टीम मैनेजमेंट को लेकर कई कयास है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी कौन करेगा, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या फिर हार्दिक पांड्या वापस। रायपुर में क्रिकेट का जुनून चरम पर है। फैंस विराट और रोहित की टक्कर देखने को 10 मई की शाम का इंतजार कर रहे हैं। भारत को साहित्य में पहला नोबेल दिलाने वाले हम सभी के महान राष्ट्र कवि, जिनके कलम ने सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने का नया नजरिया दिए, जिनके लिखे गीत आज 2 देशों का राष्ट्रगान है। हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। कवि, दार्शनिक, चित्रकार, संगीतकार और शिक्षाविद, टैगोर का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनके बिना भारतीय साहित्य और संस्कृति की कल्पना अधूरी है। आज उनकी जयंती पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। 7 मई 1861 को जोरा सांको ठाकुरबाड़ी में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर बचपन से संवेदनशील और रचनात्मक थे। स्कूल की बंद दीवारों से ज्यादा उन्हें प्रकृति पसंद थी। अक्सर घर की छत, बगीचों और नदी किनारे बैठकर कविताएं लिखते। पिता देवेंद्रनाथ टैगोर हिमालय की वादियों में ले जाते, जहां की प्राकृतिक सुंदरता ने उनके मन और लेखनी को नई उड़ान दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत कम उम्र में लिखना शुरू किया। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने भानु सिंह नाम से कविताएं प्रकाशित की। उनकी रचनाओं को लोग किसी प्राचीन कवि की रचना समझ बैठे। आगे चलकर टैगोर ने गीतांजलि, गोरा, मानसी और सोनार तरी जैसी कालजयी कृतियां लिखी। उन्होंने 2000 से ज्यादा गीतों की रचना की, जिनमें जना गण मन भारत का और अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने। उनकी किताब गीतांजलि ने पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन और संवेदनाओं से परिचित कराया। इंग्लैंड यात्रा के दौरान गीतांजलि की पांडुलिपि ट्रेन में छूट गई थी, जो बाद में लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस से सुरक्षित मिली। प्रसिद्ध कवि W.B. येट्स ने इन कविताओं को पढ़ाते हुए भावुक उठे। टैगोर सिर्फ साहित्यकार ही नहीं बल्कि महान शिक्षाविद थे। 1901 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शांति निकेतन की स्थापना की, जहां बच्चों को खुली हवा और प्रकृति के बीच शिक्षा देते हैं। आगे चलकर यही संस्थान विश्व भारती विश्वविद्यालय बना।
महात्मा गांधी और टैगोर के बीच गहरा सम्मान था। गांधी उन्हें गुरुदेव कहते थे, जबकि टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। संगीत और साहित्य इंसान की आत्मा को जोड़ते हैं। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भर देता है। 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी कविताएं, गीत और विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। टैगोर केवल नाम नहीं बल्कि भारतीय साहित्य, संस्कृति और शिक्षा की आत्मा है। मानवता का संदेश आने वाली पीढ़ियों को उनका हमेशा प्रेरित करता रहेगा। रायपुर में होने वाले आरसीबी और मुंबई इंडियंस के मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस में उत्साह है, लेकिन इस उत्साह के बीच अब टिकटों की कालाबाजारी का बड़ा खेल सामने आया है। ऑनलाइन टिकट कुछ ही मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वही टिकट ब्लैक मार्केट में दोगुनी तिगुनी कीमत पर सरेआम बेचे जा रहे हैं। 10 मई को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। 13 मई को आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स सामने होंगे। इन मैच से पहले ही टिकटों की भारी डिमांड ने ब्लैक मार्केटिंग का रास्ता खोल दिया। ऑनलाइन टिकट शुरू होते ही कुछ ही वक्त में सभी टिकट बिक गए, लेकिन इसके तुरंत बाद शहर में टिकटों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। बहुत से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने 2 दिनों तक स्टिंग ऑपरेशन चलाया है और बहुत सारे ऐसे एजेंटों तक पहुंच गई हैं जो खुलेआम ऊंचे दाम में टिकट बेचने का दावा कर रहे हैं। एजेंट ने टिकटों के रेट भी बताए हैं, जहां 3,000 से 3,500 रुपये का टिकट ब्लैक में 6 से 7,000 रुपये तक में बेचा जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। वहीं कुछ प्रीमियम स्टैंड और डग आउट टिकटों के लिए 16,000 रुपये तक की राशि मांग रहे हैं। एजेंट ने यह भी कहा कि अगर टिकट कैश में लिए जाएंगे तो रेट कम कर सकते हैं। फ़ोन पर हुई बातचीत में कुछ एजेंट ने साफ कहा, ये सूत्र बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के, कि अपर स्टैंड का टिकट 6,000, लोअर स्टैंड का 7 और डग आउट टिकट 16,000 रुपये में मिलेगा। एजेंट ने अगले दिन टिकट उपलब्ध कराने का भरोसा कराया, यानी आम क्रिकेट प्रियों को जहां टिकट नहीं मिल पा रहा है, वहीं कालाबाजारी का नेटवर्क पूरी तरह रायपुर शहर में सक्रिय लग रहा है। पुलिस का कहना है कि अब तक टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर कोई आधिकारिक शिकायत उन्हें नहीं मिली है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति द्वारा टिकट ब्लैक में बेचने की सूचना मिलती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। उधर आईपीएल प्लेऑफ का शेड्यूल जारी है। क्वालिफायर और एलिमिनेटर मुकाबले धर्मशाला और चंडीगढ़ में होंगे, जबकि 31 मई को फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इधर मौसम भी मैच के रोमांच पर असर डाल सकता है। प्रदेश में 2 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। रायपुर और दुर्ग सहित कई इलाकों में बुधवार शाम बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आईपीएल के रोमांच के बीच टिकटों की कालाबाजारी ने कई सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन, सरकार और छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ऐसा लगता है मुख बना हुआ है। आम दर्शकों को उनका हक मिल पाएगा या प्रशासन इस ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगा पाएगा? फिलहाल क्रिकेट फैंस की नज़रें 10 मई के मुकाबले पर टिकी हैं। रायपुर में पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए 3 बोरियों में भरे 16 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए हैं, जो 10, 20 और 50 रुपए की गड्डियों में थे। उन्हें कोलकाता से दिल्ली भेजा जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि रकम को बस के जरिए ट्रांसफर कर रहे थे और पुलिस को भूखबीर से भनक लगी। अब पुलिस और आयकर विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र का मामला, जहां पुलिस ने अशोका मिलेनियम प्लाजा स्थित हंस ट्रैवल्स एजेंसी में दबिश दे 3 बोरियों में भरे नए नोट बरामद किए। पुलिस के मुताबिक इनमें 50 रुपयों की नोटों की गड्डियों में करीब 8 लाख रुपए, जबकि 20 और 10 रुपए के नोटों की गड्डियों में 4-4 लाख रुपए रखे गए थे। कोलकाता से लाई गई संदिग्ध बोरियों को रायपुर से दिल्ली जाने वाली बस में चढ़ाया जाना है। इसी सूचना के आधार पर डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल के निर्देशन पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान सभी नोट बिल्कुल नए पाए गए। इसके बाद रकम को जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी गई। पुलिस ने इस मामले में कोलकाता दिल्ली की पार्टियों को नोटिस जारी किया है। फिलहाल नोट भेजने और मंगाने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। ट्रैवल्स एजेंसी संचालक समेत कई लोगों से पूछताछ हो रही है। तीनों बोरियां एक जैसी थी और उन्हें व्यवस्थित तरीके से पैक किया गया था। छोटे और नए नोटों का इस्तेमाल अक्सर शादी, ब्याह, मालाओं और धार्मिक आयोजन में किया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में
कैश को बर्ग के जरिए भेजे जाने से हवाला के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोलकाता से दिल्ली इन्हें क्यों भेजा जा रहा था और इसके पीछे असली मकसद क्या था? इस कार्रवाई के बाद ट्रैवल एजेंसियों के जरिए नकदी ट्रांसपोर्ट करने के मामलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में जिस कौशल किशोर गुप्ता को ये रकम मिलने वाली थी उसके कई और खुलासे हो सकते हैं और कोलकाता से भेजने वाले का भी प्रेषक में नाम है, ऐसा बताया जा रहा है। 3 बोरियों में 16 लाख के नोट, बस के जरिए कोलकाता से दिल्ली तक का सफर। आखिर इतनी बड़ी रकम किसकी है, इसे क्यों भेजा जा रहा था? पुलिस जांच के बाद ही बहुत सारे सवालों के जवाब सामने आएंगे। बड़ी शानदार खबर, खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के लिए पहचाने जाने वाला बस्तर छत्तीसगढ़ का नया पावर हब बनेगा। प्रदेश सरकार थर्मल पावर से आगे बढ़कर अब हरित ऊर्जा पर बड़ा फोकस कर रही है। बस्तर संभाग में पंप स्टोरेज और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए 5700 मेगावाट बिजली उत्पादन की तैयारी है। इससे न सिर्फ प्रदेश की बढ़ती बिजली जरूरतें पूरी होंगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संतुलन को नई दिशा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बिजली की मांग लगातार रिकॉर्ड बना रही है। हाल ही में प्रदेश में बिजली की खपत 7110 मेगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। आने वाले सालों में बिजली की जरूरत और बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार पारंपरिक थर्मल प्रोजेक्ट के साथ साथ ग्रीन एनर्जी पर तेजी से काम कर रही है। बस्तर संभाग को ऊर्जा उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए करीब 5700 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। ये पहल सिर्फ बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं होगी बल्कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने का बड़ा कदम होगा। पंप स्टोरेज तकनीक ऊर्जा क्षेत्र में बेहद प्रभावी माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि जब कम बिजली खपत के समय पानी को ऊंचे जलाशयों में भेजा जाता है पंप के जरिए, और जब बिजली की मांग बढ़ती है तब उसी पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन से बिजली बनाई जाती है। इससे ऊर्जा का बेहतर प्रबंधन होता है और बिजली सप्लाई को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है। सरकार का दावा है कि पूरी परियोजना में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान है। थर्मल परियोजनाओं की तुलना में हरित ऊर्जा आधारित ये प्रोजेक्ट प्रदूषण कम करेंगे और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मददगार होंगे। यही वजह है कि बस्तर में विकास और पर्यावरण संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की रणनीति है। ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक यदि यह परियोजना समय पर पूरी हो तो छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश के प्रमुख ऊर्जा उत्पादक राज्यों में और मजबूत स्थिति हासिल करेगा। रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास को भी गति मिलेगी। बस्तर जो कभी सिर्फ जंगल और खनिज संपदा के लिए जाना जाता था, अब हरित ऊर्जा के नए मॉडल के रूप में पंप स्टोरेज और सोलर प्रोजेक्ट के जरिए छत्तीसगढ़ ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान बढ़ाने की ओर बढ़ गया है। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।